नमस्कार, जय हिंद। फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे, जहाँ पे कि हम लोग बात कर रहे थे किस चीज़ को लेकर। तो हम लोग बात कर रहे थे लगातार जेएसएससी सीजीएल को लेकर। जेएसएससी सीजीएल सामान्य विज्ञान का हमारा प्रश्न रहता था। कुछ दिन जो है इधर हम लोगों का गैप हो गया। अब फिर से कंटिन्यू जो है हमारा विज्ञान वो चलते रहेगा। और एग्ज़ाम आप लोगों को पता है 14 और 15 अक्टूबर को है, तो इसलिए आपको तैयारी पूरे पुरजोर तरीके से करनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको एक ना एक भिड़ने वाला। हर एक दिन के टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आपको कंफर्म है कि भिड़ेगा। विज्ञान का यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आया हुआ है, उसी को हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे टैकल। तो पहला क्वेश्चन बिना समय गवाए, सर सीवी रमन। पहला क्वेश्चन क्या है? सीवी रमन। इन्हीं के नाम पे एक इफेक्ट भी है, आप लोग पढ़े होंगे भौतिकी में, जिसको कहते हैं हम लोग रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट जो है इन्हीं के नाम पे पड़ा है। कहता क्या है क्वेश्चन हमारा? सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और यहाँ पे कुछ ईयर्स दिए हुए हैं। तो आपको पता होगा सीवी रमन सर को जो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो कब हुआ था? तो सन 1930 में, जो कि हमारे ऑप्शन बी में है, बी यानी कि बाहुबली, सन 1930। ये इसका हो जाएगा सही उत्तर। आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर, क्योंकि आज मैंने पीपीटी में एक्सप्लेनेशन भी रखा है। एक्सप्लेनेशन देखिए, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है। क्या भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। उन्हें 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। अन्य नोबेल पुरस्कार जो भारत से संबंध रखते हैं कुछ इस प्रकार हैं। क्या है इस प्रकार? याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने एक नाम लिया, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो पूछ सकता है कि भौतिकी में सबसे पहला पुरस्कार नोबेल वाला किनको मिला था? तो वो मिला था डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को। अब यहाँ पे व्यक्ति किस विषय पे मिला है और नोबेल वर्ष कौन सा है उनका? तो रविंद्रनाथ ठाकुर साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में मिला है, आपको याद रखना है। सीवी रमन सर को जो मिला था वो फिजिक्स के क्षेत्र में, जिसको हम लोग भौतिकी बोलते हैं, 1930 में मिला है। उसके बाद हरगोविंद खुराना चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में मिला है। आप इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पूरा आप देख सकते हैं कब किनको नोबेल पुरस्कार मिला है। यहाँ पे क्योंकि मैं विज्ञान करवा रहा हूँ तो इम्पॉर्टेंट आपका कौन सा हो जाएगा? तो डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को पहला भौतिकी के क्षेत्र में, और सीवी रमन सर को जो मिला था भौतिकी में वो भी 1930 में ही मिला है। बाकी आप इसको अपने से पढ़ सकते हैं विस्तार से। लेटेस्ट में जो मिला है वो आपको याद रखना है। वो मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में, और मिला किनको था? तो अभिजीत बनर्जी को मिला था। बाकी आप एक बार जरूर इसके साथ गो थ्रू हो जाएं। अगला जो है हमारा प्रश्न वो है रेत और नेपथलीन। रेत यानी कि बात हो रहा है सैंड का, और नेपथलीन यानी कि आपको पता होगा नेपथलीन बॉल। नेपथलीन बॉल, अब ये नेपथलीन बॉल है क्या? मन में सवाल। तो आप लोगों को पता होगा हमारी घर में मम्मियाँ जो हैं वो कपड़ों के बीच में, जब उसको हम लोग बड़े बड़े अलमीरा में डाल कर रखते हैं, तो कपड़ों के बीच में एक छोटी छोटी वाइट रंग की गोली डाली जाती है। वो जो गोली है उसी को कहते हैं हम लोग नेपथलीन या फिर नेपथलीन बॉल। के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। किसके द्वारा उसको पृथक यानी कि सेपरेट। तो सेपरेशन टेक्निक से क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट है। तो सेपरेट किस तरह से कर सकते हैं वो पूछा जाता है। अब यहाँ पे चूंकि रेत है और साथ ही साथ है क्या? नेपथलीन बॉल। और याद रखना नेपथलीन बॉल जो है वो कैसा है? तो ऊर्ध्वापातन तरह का जो है, ऊर्ध्वापातन दिखाने वाला तरह का आपका एक वस्तु है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सबलाइम सब्सटेंस। किस तरह का है? तो सबलाइम सब्सटेंस है। अब जो सबलाइम सब्सटेंस है उसको अलग करना है, तो हम लोगों को प्रोसेस तो क्लियर है, कौन सा लगाएंगे इसके लिए? तो इसके लिए अपन लोग प्रोसेस लगाएंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जिसको कहते हैं ऊर्ध्वापातन। तो यहाँ पे ऑप्शंस हम लोगों को देखना है। तो ऑप्शन ऐसा ए में दिख रहा है, ऊर्ध्वापातन, सब्लिमेशन भी लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है। तो इसमें हम लोग सीधा सीधा सब्लिमेशन लगाएंगे। आते हैं अगले ऑप्शंस की और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगला ऑप्शन हमारा साफ साफ लिखा हुआ है आसवन, जिसको कि डिस्टिलेशन कहते हैं। याद रखिएगा ये डिस्टिलेशन जो है वो क्या है? तो ये आपका वेपोराइजेशन, वेपर वाला फॉर्म, और साथ ही साथ कंडेंसेशन
दोनों को मिलाकर एक नया चीज बनाया गया जिसको बोले वेपोराइजेशन। इसमें सेपरेट हम लोग दो लिक्विड लिक्विड मिक्सचर को करते हैं, दो वैसा जो कि द्रव्य द्रव्य जो मिश्रण होगा उसको अलग करने के लिए कर रहे हैं अपन लोग इसका इस्तेमाल। तो जब द्रव्य द्रव्य हम लोग करने के लिए अलग कर रहे हैं तो एक कंडीशन आता है, और वो कंडीशन क्या आता है, तो एक को हम लोग नाम देते हैं, मान लीजिए दो लिक्विड है, ये अगर हमारा ए लिक्विड है और ये हमारा बी है, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का कुछ डिफरेंस होगा। बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पे ये बॉईल करना उबलना स्टार्ट हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा। अगर ए और बी का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो उसका उबलने का अंतर है वो अगर आ जाए 25 से ज़्यादा, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, तो हम लोग उसके लिए लगा देते हैं डिस्टिलेशन आसवन। लेकिन अगर वो 25 डिग्री सेल्सियस से आ जाए कम, 25 डिग्री सेल्सियस से आ जाए कम, तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं सीधा सीधा प्रोसेस, इसी का एडवांस टेक्निक जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन याद रखना है आपको, ये दो कॉन्सेप्ट जो कि कभी भी पूछ सकता है। अब आते हैं आगे क्रोमेटोग्राफी, जहां पे भी कोई कलरफुल पिगमेंट का बात हो जाए, कलरफुल पिगमेंट को अलग करने का बात आएगा, वहां पे हम लोग सिंपली प्रोसेस यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी। और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हिंदी नाम है आंशिक आशवन, याद रखना है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका भी वो भी देखकर चलते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है नैप्थलीन ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है, ये मैंने अभी बताया। अतः रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन, जिसको कि सब्लिमेशन भी कहते हैं, द्वारा अलग किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में, मतलब क्या कह रहा है, सॉलिड से सीधा, ये हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे हैं, सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं ऊर्ध्वपातन। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो अगला प्रश्न एकदम सिंपल सा है जो कि हम लोग अपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किए होंगे। क्या है, तो ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। ऐसा हम लोग ऑब्जर्व भी किए, ठंडा के टाइम पे आप लोहा का कोई भी सुबह सुबह वस्तु छुइए और लकड़ी का छुइए तो लोहा वाला में लगेगा अब हाथ जो है वो कट के गिर जाएगा, क्यों, इतना ठंडा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहे ऊष्मा का अच्छा चालक है। जो लकड़ी की तुलना लोहे से करी जाए तो वो हीट का अच्छा जो है कंडक्टर ऑफ हीट है, ये हीट का अच्छा चालक होता है, कंडक्टर ऑफ हीट लोहा। लेकिन लकड़ी तो ऐसा है नहीं, तो वो अपने अंदर जो है ट्रांसफर कर लेता है सारे भी जितने वहाँ पे आसपास के ठंडक है उसको, इस कारण से ऐसा होता है। एक्सप्लेनेशन इसका भी है, जरा उसको भी देखते चलते हैं। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए ठंडक के दिनों में समान तापमान के बावजूद तुलनात्मक ढंग से, जब तुलना करेंगे दोनों के बीच में, कंपैरिजन, लाइफ में हमेशा कंपैरिजन चलते रहना चाहिए, तब हम लोग बेहतर की ओर बढ़ेंगे, से लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, जबकि लकड़ी का गुटका जो है उतना ठंडा नहीं लगता। अब चूंकि लकड़ी के पास वो क्वालिटी है ही नहीं, बोलते हैं ना क्वालिटी का यहाँ पे पूजा है, तो बस क्वालिटी जहाँ पे रहेगा वो अपने आप निखार पे आते चला जाएगा और वो सबसे अलग हटके दिखेगा भी। तो लोहा के साथ कुछ वैसा ही वाला रोल है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है, मतलब ये कह रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड वायु में, क्योंकि आपको पता होगा जो साउंड है वो वैक्यूम में तो कभी ट्रेवल कर ही नहीं सकता है, क्योंकि साउंड नीड्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। साउंड को मीडियम चाहिए एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए, बिना मीडियम के ये एक जगह से दूसरे जगह जा ही नहीं सकता। तो पूछा क्या, ध्वनि का वायु में वेग कितना होगा, तो आपको याद रखना है 330 मीटर पर सेकेंड, कहीं पे दिया रहेगा 334 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी करेक्ट है, इसको भी हम लोग टिक कर सकते हैं। 330 और 334 ये हमारा हो जाएगा इसका उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन है इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन पूरे कॉन्सेप्ट का है। क्या कॉन्सेप्ट हमारा है, तो ध्वनि की वायु में वेग माध्यम
की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो किस तरह का नेचर है उस पर तो हमेशा, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किस तरह का है उस पर यह निर्भर करेगा। ध्वनि का वेग वायुमंडलीय परिस्थितियों जैसे ताप, आर्द्रता आदि पर भी निर्भर करता है। अब माध्यम की बात करी जाए तो शुष्क वायु होगा, जो कि 0 डिग्री की बात करते हैं, तो हमारा 332 जो है वो हो जाता है ध्वनि का वेग। उसके बाद शुष्क वायु की बात करी जाए तो 346 है मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन में जो वायु की गति है वो 1284 है। उसके बाद अशुद्ध जल में बात करी जाए तो उसमें जो है आपका 1498 है। तो ये कुछ दिए हुए हैं कंपैरिजंस, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो मेनली याद रखना है वो लोहा और साथ ही साथ एल्यूमिनियम का याद रखना है, ये डायरेक्टली पूछा जाता है। एल्यूमिनियम का बात करेंगे तो 6420 और लोहा का बात करेंगे तो 5950। बाकी किसी का पूछता नहीं है, ये दोनों का हम लोगों को खासा याद रखना है। और जब भी स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ साउंड की बात करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि का जो गति है, याद रखना है सॉलिड में ज़्यादा होता है लिक्विड के मुकाबले, और लिक्विड में ज़्यादा होता है गैस के मुकाबले। ये कंपैरिजन आपको हमेशा याद रखना है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है। तो जो आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, आप सभी देखें, तारा को तो हम लोग इतना सितारा, तारा, चांद से प्यारा, ऐसा कुछ कहते भी हैं। तारा सबको एकदम प्यारा होता है। तो तारा जो दिखता है हम लोगों को वो एक्चुअल में टिमटिमाता नहीं है, लेकिन जब उसको हम लोग देखते हैं दूर में तो वो टिमटिमाता दिखता है। क्यों टिमटिमाता दिखता है? तो इसके पीछे का कारण है, इसके पीछे का कारण क्या है कि जो तारा टिमटिमा रहा है उसके पीछे का एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है? वो है एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन जिसको कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहेंगे? तो हिंदी में हो जाता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है ऐसा होता हम लोगों को दिखता है। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब है, मान लीजिए ये हमारा अर्थ सरफेस है, इसके बीच में बहुत सारा लेयर, आपको ही पता है, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ये सब सारा स्फेयर्स आता है। वायुमंडल के परते हैं बहुत सारे, और तारा कहीं यहाँ पे है। तो जब यहाँ से हम लोग देखना शुरू करते हैं तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, एक मीडियम से दूसरे की तरफ जाएंगे, रिफ्रैक्शन होगा, और जब तारा तक हमारी नज़र पहुँचेगी तो एक बार तारा यहाँ दिखेगा, एक बार तारा यहाँ दिखेगा। ये अगर इसका अवास्तविक है, एक्चुअल पोजीशन है, तो ये इसका काल्पनिक है, इमेजिनरी पोजीशन है, और जिस कारण से एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और हम लोगों को क्या महसूस होता है? तारा जो है वो टिमटिमा रहा है, प्यारा सा तारा टिमटिमाता हुआ। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये हो क्यों रहा था? तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, याद रखना है, जिसको कि कहते हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न हमारा जो है वो है सिंपल सा प्रेशर कुकर से जुड़ा हुआ। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, सबको पता है, इसलिए तो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उच्च दाब, हाई प्रेशर के कारण, उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर पे पानी या फिर जो भी हम लोग करते हैं वो चीज़ जल्दी उबलता है। मतलब हाई प्रेशर के कारण, प्रेशर कुकर के क्या होगा अंदर? तो हाई प्रेशर, और चूंकि हाई प्रेशर अपन लोग उसमें अप्लाई कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर भी हाई हो जाता है। तो हाई टेम्परेचर, और जिस कारण से पानी जो है वो उबलने लगता है। तो ये इसका बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके भी एक्सप्लेनेशन में कुछ इतने ही सारे पॉइंट्स हैं। क्या पॉइंट्स है? तो आपको जो याद रखने लायक है, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। वही प्रेशर कुकर की जब बात करी जाएगी तो पानी उबलने का तापमान लगभग 120 सेंटीग्रेड, मतलब 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो कि 100 के तुलना पे बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से पानी वहाँ पे जल्दी उबलने लगता है। आज के वीडियो में हम लोग इतने ही कॉन्सेप्ट रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।